सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। आज दिसंबर की 3 तारीख के हफ्ते का दूसरा दिन है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, सुबह की तैयारियों में लगे होंगे, रोज़मर्रा का कामकाज के लिए आप जाएंगे। लेकिन हम आपके सामने सुबह सुबह जब ब्रेकफास्ट टेबल पर आए हैं तो आपको फटाफट से अपडेट करेंगे जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी, समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल से। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात पर हमारी नज़र रहेगी और आपको खबर तह तक बताएंगे, बल्कि आलमी सतह पर जो कुछ चल रहा है उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और आज वादा आपसे कि आज कोशिश करेंगे कि आज आखिरी 10 से 15 मिनट आपके साथ भी हम दे पाए ताकि आपकी आवाज़ को हुकूमती इदारों तक भी पहुंचाया जा सके। रियासत की नौ मुंतखबा हुकूमत है और हुकूमत के सामने अपने मसाइल रखने का एक सुनहरी मौका होगा। आखिरी 10 मिनट आपके सामने होंगे जब हम आपके फ़ोन कॉल्स के ज़रिए से आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। आज बड़ी कोशिश करेंगे कि आपके साथ रब्ता हो पाए आखिरी 10 मिनट में। क्योंकि बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है उस पर ज़रूर आएंगे, लेकिन फटाफट से आपको बताते चले कि आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर खबर, तजिया और तबसरा हर पल आप देख रहे हैं। और यहीं पर रिश्ता हमारा और मजबूत होता है क्योंकि हमारे प्रोग्रामों के बारे में और आसपास के हालात वाक़ात से आप हमें बाखबर करते हैं इनबॉक्स में आकर, पर्सनल मैसेज के ज़रिए से। तो यह सिलसिला ज़रा जारी रखिएगा और हमें अपडेट भी करते रहिएगा और प्रोग्रामों के बारे में स्पेशली ज़रूर अपडेट कीजिएगा। फिलहाल प्रोग्राम का टाइप फॉर्मेट है, पहले पड़ाव पर हिस्ट्री ऑफ द डे और हिस्ट्री ऑफ द डे रखेंगे आपके सामने। आसिफ रशीद मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। फटाफट से खबर का आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ, जिसके बाद खबरों का पिटारा खुलेगा और आज सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां पर सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। लेकिन उस पर आने से पहले हिस्ट्री ऑफ द डे। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोग जो मुख्तलिफ इलाकों से हमें ज्वाइन करते हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 8:36, 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे। प्रोग्राम सलाम जेके का फॉर्मेट के मुताबिक आगाज होगा हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। इतिहास के पन्नों में आज के दिन की अहमियत क्या है, महत्व क्या है, जरा इस पर जाते हैं। और हिस्ट्री ऑफ द डे में आज यानी दिसंबर की 3 तारीख है, साल 2024, साल 1967 में आज ही के दिन भारत का पहला रॉकेट रोहिणी RH-75 थंबा से लॉन्च किया गया। ये साइंसदानों के लिए और भारत के लिए, खास तौर से उन तमाम लोगों के लिए जो साइंस की दुनिया में भारत को आगे ले जाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा दिन था। मशरकी पाकिस्तान में, या जो वेस्टर्न पार्ट था पाकिस्तान के महाज पर, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो युद्ध था 1971 का, या जो वॉर थी, उसकी शुरुआत आज के दिन हुई। 1999 में चेचनिया के गोरिल्लों ने आज के दिन 250 रूस के सैनिकों को आज के दिन हलाक किया। और ये बहुत बड़ा हमला चेचनिया का रूस के ऊपर था और उसके बाद दोनों देशों ने एक साथ आने का भी उसके बाद फैसला किया। 2001 में गजा पर इजराइल के हमले में यासिर अराफात का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह आज के दिन हुआ, नुकसान से बचे। 1959 में भारत और नेपाल ने आज ही के दिन गंडक, आबपाशी और बिजली प्रोजेक्ट के एग्रीमेंट पर दस्तखत किए 1959 दिसंबर की 3 तारीख को। 1994 में ताइवान में पहले आज़ाद बल्दियाती इंतखाबात, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात थे, वो यहाँ पर पहली मरतबा हुए आज के दिन। इसके अलावा 1979 में भारत के शोहरत याफ्ता हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का इंतकाल हुआ, आज के दिन निधन हुआ था उनका। आज जो भी उनकी सर्विसेज खास तौर से स्पोर्ट्स में रही हैं, हॉकी के अंदर, और जो एक बड़ा नाम भारत का हॉकी के मैदान पर या हॉकी में बना, उसमें इनको क्रेडिट जाता है, इसलिए आज उनको याद किया जा रहा है। इसके अलावा 1999 में दुनिया के मशहूर गिटार नवाज चार्ली ली बर्ड का इंतकाल भी आज के दिन हुआ। आज के दिन इस दुनिया से चार्ली ली बर्ड चल बसे, बेहतरीन गिटारिस्ट थे। 1912 में तुर्की, मौजूदा वक्त में जिसको आप तुर्किया कहते हैं, बल्गारिया, सर्बिया, यूनान और मोंटेग्रो ने जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत किए। एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ जिसके मुताबिक युद्ध को बड़े पैमाने पर जो अलग अलग जगहों पर नुकसान पहुंचा रहा था, उसको रोकने का फैसला हुआ। 1967 में दिसंबर की 3 तारीख को दक्षिण अफ्रीका में, या साउथ अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट का कामयाब ऑपरेशन आज के दिन किया। 1967 में दुनिया के किसी भी हिस्से में यह पहली हार्ट सर्जरी थी और जो हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई वो कामयाब भी बाद में करार दी गई। 1990 में पाकिस्तान की सरकार ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी आज के दिन बनाई। और 1828 में आज ही के दिन एंड्रू जैक्सन अमेरिका के 7वें सदर या राष्ट्रपति मुंतखब हुए दिसंबर की 3 तारीख को। इतिहास के पन्नों में चंद बड़ी बातें, तारीख के आईने में अहम तरीन वाकयात, हिंदुस्तान और आलमी तारीख में
आपके सामने रखे हैं। फॉर्मेट के मुताबिक हमें आगे बढ़ना है और जैसे शुरुआत में आपको बताया है कि आज सिक्योरिटी से जुड़ी हुई कुछ खबरें आप तक पहुंचेंगी और शुरुआत में आपको श्रीनगर लिए चलेंगे। हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद सीधा श्रीनगर, जहां पर एक बड़ा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और तकरीबन 7 से 8 घंटे इस ऑपरेशन को हो चुके हैं, लेकिन अब से कुछ देर पहले एक मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक की जा रही है, मगर ऑफिशियली इस पर लबकुशाई फौज या पुलिस ने अगरचे नहीं की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, श्रीनगर का हारवन का इलाका, जहां पर आपको याद होगा कि चंद हफ्ते पहले इसी तरीके का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उस वक्त मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हुए थे और ये दूसरा ऑपरेशन उसी बेल्ट के अंदर शुरू किया गया तब जब इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी जराया को यह इत्तला मिली कि वहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन रात देर गए शुरू किया गया था। चंद राउंड हवा में फायर रात को जरूर सुने गए, लेकिन उसके बाद सर्दी और नाइट विजन रात की वजह से ऑपरेशन को हॉल्ट किया गया और सुबह सुबह आपके सामने खबर ये आई कि ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ और उसके फौरन बाद अब डिटेल्स ये आ रही है कि फिलहाल एक अदमशुदा मिलिटेंट के मारे जाने की भी खबर वहां पर आ रही है। ताहम अभी जरा पूरी तरह से इसकी तस्दीक करना बाकी है, लेकिन बड़ी खबर कि हारवन आउटस्कर्ट्स श्रीनगर का है, जहां पर इतलात और खबर के मुताबिक ऑपरेशन शुरू हुआ था और यही ऑपरेशन अब एक बड़े ऑपरेशन में तब्दील तब हुआ जब हारवन ऑपरेशन के बारे में ये इतला आई कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट आया, जिसके बाद आर्मी जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन रात देर गए शुरू किया। ऑपरेशन इस वक्त लगातार जारी है और मिलिटेंटों के साथ राब्ता हो गया है। ये दाची गांव एक तरफ से आप देख लीजिए, ये जो नेशनल पार्क हमारा दाची गांव का एक तरफ से ये टॉप एंड उसका है और दूसरी साइड से जब आप देखेंगे तो ये त्राल वाला बेल्ट मिलता है, यानी दो डिस्ट्रिक्टों का बिल्कुल एक का टेल एंड है, दूसरे का भी टेल एंड है। ऑन द टॉप ऑफ द ये जो माउंटेन्स है, यहाँ पर ये इस वक्त ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों ने शहर श्रीनगर स्पेशली हारवन के और जो रास्ते जा रहे हैं इस एनकाउंटर साइट के और जो रास्ते जाते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी को टाइट कर दिया है और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक सिक्योरिटी को काफ़ी सख्त इसलिए कर दिया गया है ताकि किसी तरीके का जानी और माली नुकसान यहाँ पर ना हो। रवा साल के दौरान शहर श्रीनगर के अंदर अगर आप देखें तो ये दूसरा ऑपरेशन होगा। खानियार के अंदर इसी तरीके का एक ऑपरेशन हुआ था, इंतहाई मतलूब तरीन कमांडर वहाँ पर मारे गए थे और उसके फौरन बाद हारवन इलाके के अंदर यह दूसरी मरतबा है जब इस तरीके से ऑपरेशन शुरू किया गया है। तब अब की बार कहा गया कि कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो गया है, जो जोनल पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से भी बात सामने रखी गई। ऑपरेशन की तरफ से जो दूसरा प्रेस नोट नॉर्दर्न कमांड की तरफ से जारी किया गया उसमें भी इस बात की तस्दीक जो है वो कर दी गई है। आपको सीधा लिए चलते हैं, हमारे साथ इमरान नाइकू इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। इमरान, क्या मजीद तफसीलात हैं ऑपरेशन के हवाले से? चलिए इमरान के पास दोबारा चलेंगे। राब्ता मुनक़ता हुआ है, 2 बैक टू बैक ऑफिशियल कंफर्मेशन जो हुई पुलिस की तरफ से और फौज की तरफ से इस ऑपरेशन के ताल्लुक से। दाची गांव के जंगलाती इलाके के अंदर यह ऑपरेशन था और इब्तदाई रिपोर्ट्स जिसकी तस्दीक खुद फौज ने की। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ, जिसका मतलब यह कि इलाके के अंदर जो मिलिटेंटों के मौजूद होने की इतलात थी वो मुसद्दिक़ा थी और इस इलाके के अंदर आखिरी इतलात मिलने तक जिसकी कंफर्मेशन खुद अथॉरिटीज कर रही हैं कि कार्रवाई अभी भी इस वक्त चल रही है। इमरान नाइकू श्रीनगर से हमें ज्वाइन किए हैं। आसपास के इलाके इस वक्त बंद किए गए हैं, थोड़ी देर में वो तस्वीरें आप तक पहुंचेंगी जो रास्ते सील किए गए हैं। इमरान नाइकू हमारे साथ हैं। इमरान, क्या मजीद डिटेल्स हैं, क्या मुकम्मल तफसीलात हैं इस ऑपरेशन के हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, कल शाम को ही पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों को श्रीनगर के हारवन अपर रीचेस इलाकों में मिलिटेंटों के छुपने की इतलात मिली थी, इनपुट्स मिले थे और उन इनपुट्स की बुनियाद पर देर शाम तकरीबन रात के 11 बजे मैसिव कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और तकरीबन रात के 11:30 बजे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ और रात के करीबन 11:45 पर मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की। इमरान, क्या
बैक कंफर्मेशंस हुई और एक मिलिटेंट के मारे जाने की अब खबर सामने आ रही है। और थोड़ी देर पहले हमने आपको ये भी बताया था कि जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की जानिब से ऑफिशियली कंफर्म किया गया, चिनार कॉर्प्स यानी भारत की फौज की जानिब से और साथ साथ पुलिस की जानिब से जो ऑफिशियल कंफर्मेशन की गई इस इलाके के अंदर। पिछले दिनों इसी इलाके के अंदर एक ऑपरेशन चला, सर्च ऑपरेशन के बाद जब ऑपरेशन को वाइंड अप किया गया तो उस वक्त कहा गया अथॉरिटीज की जानिब से कि इस इलाके के अंदर यानी ये जो कार्रवाई इस इलाके के अंदर आज हुई है, शायद वो ऑपरेशन जो अधूरा रहा था उसको पूरा करने की एक तरह से तस्दीक की जा रही है। उस ऑपरेशन के दौरान बाद में जाकर कंफर्मेशन की गई कि मुकम्मल तौर पर इस इलाके के अंदर जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को, अगरचे मुश्तरका ऑपरेशन था लेकिन नहीं मिली थी, कंफर्मेशन नहीं हो सकी थी और बाद में ऑपरेशन खत्म करते वक्त कहा गया कि इलाके से मिलिटेंट फरार होने में कामयाब रहे। लेकिन इस वक्त जब ये दोबारा ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि इलाके के अंदर कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ। यानी जो 2 हफ्ते पहले इस इलाके के अंदर तलाशी कार्रवाइयां चल रही थी, आप कह सकते हैं कि दाचीगाम के आसपास के इलाकों में मुख्तसर झड़प जो हुई है, इस वक्त अगरचे फायरिंग की इंफॉर्मेशन नहीं है जो इमरान भी बता रहे थे, लेकिन इनिशियल कांटेक्ट में एक मिलिटेंट के मारे जाने की कंफर्मेशन हो रही है। इमरान अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, क्या लेटेस्ट अपडेट इस वक्त ऑपरेशन के हवाले से, क्या ये सर्च ऑपरेशन तक ही महदूद है या फिर इनिशियल जो कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ उसी में मिलिटेंट मारे गए और इस वक्त सिर्फ तलाशी कार्रवाइयों तक चीजें महदूद हैं? बिल्कुल, अभी इलाके में जो खौफ और हिरास अफरा तफरी का माहौल फैल चुका है, खासकर सुबह से ही जब मकामी लोगों को पता चला कि इलाके में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और इस वक्त जो है जो भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स इस इलाके के हैं उनको बंद कर दिया गया है और खासकर जो लाल चौक से गुफकार की तरफ जाने वाला रास्ता और ढलगेट की तरफ जाने वाला रास्ता है और इन दोनों जंक्शंस पर सिक्योरिटी की हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है और वहां से जो दरगाह से शरीफ से जो हरमन निशात की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं, फोरशो रोड जो है, वहां पे भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है और तमाम लोगों की बारीक बीनी के साथ चेकिंग हो रही है, उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। और जिस स्पॉट पे ये ऑपरेशन है, जो दाचीगाम इलाका है, फॉरेस्ट इलाका है, जिस तरह आपने भी कहा कि 10 नवंबर को इसी जगह पे एक मुख्तसर फायरिंग का तबादला हुआ था, एनकाउंटर हुआ था, लेकिन उसमें मिलिटेंट जो है वो फरार होने में कामयाब हुए थे। लेकिन 10 नवंबर के बाद ही मुसलसल सिक्योरिटी एजेंसियों ने इस पूरे इलाके का फॉलो अप किया और इस पे लगातार जो है सर्च जारी थी और यही सर्च आज तकरीबन 3 हफ्तों के बाद एनकाउंटर में तब्दील हुई। जैसे मैंने कहा कि रात के 11 बजे दोनों तरफेन के बीच में कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ और रात के 11:30 बजे फायरिंग हुई और फिर चूंकि पूरा अंधेरा था, चूंकि आज यहाँ सर्दियों का मौसम भी है और इस तनाजुर में फिर पूरी रात जो है जो सर्च थी वो जारी थी, लेकिन सुबह कांटेक्ट दोबारा से एस्टैब्लिश हुआ, यानी कि फायरिंग हुई और फिलहाल अभी जो पूरा इलाका है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के घेराव में है और एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतलात है। इमरान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम श्रीनगर शहर की बात करते हैं तो खानियार इलाका था जहां पर हमने देखा कि रवा साल के दौरान ही एनकाउंटर हुआ, पाकिस्तान के इंतहाई मतलूब तरीन कमांडर मारे गए। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनगर के अंदर की गई पुलिस की तरफ से और तमाम डिटेल जो है वो सामने रखी गई। इस दौरान हमने देखा कि श्रीनगर के अंदर एक ग्रेनेड दागा गया संडे मार्केट के दौरान, लेकिन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और उन मुस्तदा अफराद की गिरफ्तारी का दावा किया और उनको मीडिया के सामने भी रखा और ये कहा कि किस तरीके से हाइब्रिड मिलिटेंसी को चलाने की कोशिश की जा रही है। ये जो आज वाला एपिसोड है, क्या हम ये माने कि मिलिटेंट जो मूवमेंट में रहते हैं स्पेशली साउथ टू श्रीनगर, अब श्रीनगर सिटी के आसपास भी वो अपने जोन्स बनाना चाहते हैं या स्लीपर सेल्स को रखे हुए हैं, जिसकी वजह से ये ऊपर नीचे हो रहा है? अदरवाइज काफी दिनों के बाद इस तरीके की हलचल श्रीनगर के अंदर है, जहां एनकाउंटर भी हो रहा है, हरवन के अंदर तलाशियां भी चल रही है, इससे पहले स्लीपर सेल्स को भी पकड़ा गया जिन्होंने ग्रेनेड फेंका था। तो ये माना जाए कि कोशिश रिवाइवल ऑफ मिलिटेंसी की हो रही है, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज ने माकूल और मुनासिब अपना नेटवर्क बना के रखा है, जिसकी वजह से ये कामयाबी भी मिल रही है। जी, यकीनी तौर पर जो सिक्योरिटी का जो ग्रिड है उसको मजबूत किया गया है और खासकर जो नई स्ट्रेटजीज है वो अपनाई जा रही है। जिस तरह से हम भी देख रहे हैं कि श्रीनगर शहर में ये जो पिछले 2 महीने के दौरान ये चौथा
मिलिटेंसी का इंसिडेंट है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक बड़ा ऑपरेशन डाउनटाउन में, उसके बाद हरवन में भी, उसके बाद ग्रेनेड का हमला, और आज दोबारा उसी इलाके में 3 हफ्तों के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। और ये दूसरी बात ये भी है कि अभी चूंकि सर्दियों का मौसम है और काफ़ी ठंड है, और जो फॉरेस्ट्स है या जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ से मिलिटेंट इन दिनों कोशिश करते हैं कि वो उन जगहों में रहे जो थोड़े से, जहाँ पे हैबिटेशन हो, जहाँ पे लोकल पॉपुलेशन हो। लेकिन फिलहाल जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो भी मुसलसल अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो अपनाए हुए हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मिलिटेंट अपनी स्ट्रैटेजी को तब्दील कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिक्योरिटी एजेंसी, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, एसओजी हो, या जो दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, वो मुसलसल इस ताक में रहती हैं कि किस तरीके से वो इन एंटी मिलिटेंसी के ऑपरेशंस को मौसर तरीके से अपनाएंगे। और उसी के नतीजे में आज हम देख रहे हैं कि जब से 10 नवंबर से मुसलसल इस पूरे जो दाचीगाम या हरवन, जो ये फॉरेस्ट एरिया है, ये जो पूरा अपर बेल्ट ऊपर से है, जो एक राइट साइड से हम देख रहे हैं कि त्राल डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से कनेक्ट होता है, और लेफ्ट साइड से अगर हम देखें तो सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल के साथ ये कनेक्ट करता है। तो इस पूरे रेंज को सिक्योरिटी फोर्सेस ने फॉलो अप में लिया था और इस पे मुसलसल सर्चेस जारी थी। और शायद ये भी हो सकता है कि जो 10 नवंबर को मिलिटेंट उस मुख्तसर झड़प के दौरान फरार होने में कामयाब हुए थे, वो अभी तक इसी इलाके में हो, और उसी का पीछा करते हुए आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने कल शाम से चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को नजर बनाए रखे, दोबारा आपके पास लौटेंगे। फिलहाल शहर श्रीनगर का हारवन का इलाका और दाचीगाम के बालाई पहाड़ियों के ऊपर जो एक तरफ से त्राल के साथ मिलता है इलाका, वहां पर बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन रात देर गई शुरू किया गया, और पुलिस ने इस बात की तस्दीक की कि कल रात देर गई कुछ राउंड्स फायर भी हुए, गोली भी चली है, जिसके नतीजे में सुबह सुबह इस बात की तस्दीक हुई कि कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो गया, यानी बाज़ाब्ता तौर पर झड़प शुरू हुई है। और गैर मुसद्दिका इतलात के मुताबिक अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतलात भी आ रही है। ताहम ऑपरेशन जारी है, सिक्योरिटी के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं हारवन के तमाम उन इलाकों के अंदर जो इस रास्ते की ओर जाते हैं जहां पर एनकाउंटर इस वक्त जारी है। तस्वीरें आप थोड़ी देर पहले की शहर श्रीनगर के हारवन के उस इलाके की जहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और दोनों ट्वीट्स जो आर्मी की तरफ से जारी किया गया और जोनल पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से जारी किया गया इस बात की तस्दीक कर रहा है कि हारवन के अंदर इस वक्त बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया है। चलिए जनाब बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात एक और अहम मामले की करते हैं और बात बिजली की करते हैं, पावर सप्लाई की करते हैं। और बिजली का बहरान वादी कश्मीर के अंदर गहराता हुआ जा रहा है, जहां इंतजामिया का बयान थोड़ी देर में हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इजाफी बिजली दिल्ली से मिल सकती है और इस जिम्मन में तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है। जम्मू कश्मीर को तकरीबन 350 मेगावाट इजाफी बिजली मिल सकती है सरमा के दौरान, यानी विंटर्स जो पहले ही दस्तक दे चुके हैं वादी कश्मीर के अंदर। इस दौरान जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से कोशिश की जा रही है कि तकरीबन 350 मेगावाट इजाफी बिजली जो है वो मिल सके, ताकि अय्याम सर्दी के दौरान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है वो सही तरीके से चल सके। 1550 मेगावाट सप्लाई है जो शॉर्टफॉल इस वक्त है हमें, और कुल मिलाकर 1850 मेगावाट की डिमांड सूबा कश्मीर के अंदर है, लेकिन हमारे पास जो सप्लाई है वो 1550 मेगावाट है। तो कुल मिलाकर बहरानी कैफियत किस तरीके से है वो आपके सामने है। लेकिन ऑनगोइंग पावर कट्स जो है वो लगातार चल रहे हैं, मीटर इलाकों के अंदर भी, नॉन मीटर इलाकों के अंदर भी, और अवाम का मानना है कि गैर एलानिया बिजली कटौती एक नया सरदर्द जो है वो बन रहा है। इस बीच महकमे बिजली की तरफ से ये कहा गया कि सार्फिन बिजली का मुनासिब इस्तेमाल करें, तभी जाकर एक निज़ाम बन सकता है अय्याम सर्दी के दौरान। ताहम जिस तरीके से लगातार हुकिंग की खबरें सामने आ रही है, यानी चोरी से बिजली लेना, एक तो बिजली का मीटर लगाया ऊपर से आप हुक डालकर बिजली ले रहे हैं, ये एक और मामला दोबारा से उठकर सामने आ रहा है। और पुलिस ने पिछले कई दिनों से एफआईआर भी दर्ज की है और कई तकरीबन सैकड़ों केस ऐसे आए हैं जहां पर मीटर लगा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी किसी न किसी तरीके से जुगाड़ से बिजली लेने की कोशिश की गई थी, जो तश्ताश बाम भी हुआ। और यहाँ पर
केपीडीसीएल की तरफ से साफ कर दिया गया कि अब उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा जो भी हुकिंग में पकड़े जाएंगे। एक तो जुर्माना होगा ही होगा, दूसरा पुलिस एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। लेकिन इस बीच राहत भरी खबर ये कि तकरीबन जो इजाफी बिजली है 350 मेगावाट जिसका डेफिसिट अभी पाया जा रहा है वो शायद दिल्ली से बहुत जल्द मिल सकता है। मजीद तफसीलात के लिए सीधे अपने डिप्टी ब्यूरो सलीम वानी के पास चलेंगे जो श्रीनगर से हमारे साथ है। सलीम, खबर यह है कि उमर अब्दुल्ला गुज़श्ता दिनों दिल्ली में थे, जब उमरा से पहले वो गए थे, मीटिंग्स हुई थी, पावर मिनिस्ट्री की कॉन्फ्रेंस में भी वो थे, इंडस जो इंडस वाटर ट्रीटी है उस पर भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया था। लेकिन उसके बाद ये इत्तलात थी कि शायद इजाफी बिजली मिलेगी। अब खबर ये है कि रास्ता खुल गया है और राहत वादी कश्मीर के लोगों को मिल सकती है। जी बिल्कुल गौहर, जो कश्मीर में आपने देखा हर साल में विंटर में जो पावर की जो मारामारी रहती है, इसी के सिलसिले में जो जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने रिसेंटली जो दिल्ली का दौरा किया था, उधर उन्होंने ये एडिशनल डिमांड जो 350 मेगावाट की थी तो शायद कुछ दिनों में उसको हरी झंडी मिलने वाली है। और केपीडीसीएल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मसरत साहब वो भी काफी पहल कर रहे हैं क्योंकि जो कश्मीर में इस टाइम शेड्यूल कटिंग है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो कश्मीर जो पावर हाउसेज है, जैसे आप में कंगन का सबसे बड़ा पावर हाउस है, यहाँ पे भी पानी की किल्लत है। अगर पानी पूरा होता तो शायद यहाँ पे 60 से 70 मेगावाट बिजली पैदा होती, लेकिन इस टाइम जो कंगन पावर हाउस की जो बैकअप है वो 10 मेगावाट है। यहाँ पे भी काफी सारे मुश्किलें यहाँ पे इनको बीतनी पड़ती है क्योंकि आपने देखा कि शिपारा ब्रिज जो बीआरओ ने हाल ही में उसमें दरारें पड़े थे, उसकी वजह से भी पानी को कम करना पड़ता है। काफी सारे मुश्किलात है, लेकिन जो सेंटर ने अब ये हरी झंडी 350 मेगावाट जो कश्मीर में पावर की जो नीड है 1850 मेगावाट जो कश्मीर में जरूरत है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कश्मीर में 1500 ही है। लेकिन जो एडिशनल बिजली मांगी गई है सेंटर से 350 मेगावाट जो कुछ दिनों में मिलने वाली है। हमारी भी बात जो एमडी है केपीडीसीएल के, उन्होंने कल हमारे साथ भी कल या परसों हम भी उससे तफसीली मुलाकात करेंगे, गुलिस्तान न्यूज को अपडेट करेंगे उस सारे लोगों को कि किस तरह जो मारामारी है लोगों को भी इसके साथ कंप्रोमाइज करना चाहिए केपीडीसीएल के, कि हर टाइम यही एडवाइजरी निकलती है कि आपको जो पावर चलाना है उसको आप जेन्युइन तरीके से यूज किया जाए। साथ साथ जो कटलमेंट ही है जो कश्मीर में चाहे फार फ्लंग एरियाज है जहां पे भी कटलमेंट एडवाइजरी निकलती है उसमें भी लोगों को फिर दिक्कत उठानी पड़ती है कि पीछे से जब 1 घंटा ब्रेक होती है और रिसीविंग स्टेशन से 1 घंटा ब्रेक होती है, कुल मिला के अगर लोगों को बिजली मिलती है तो वो 1.5 से 2 घंटे मिलती है। इसी के सिलसिले में पूरी तरह से केपीडीसीएल भी लगा हुआ है, पूरी तरह से दिल्ली के साथ भी जो उमर अब्दुल्ला हुकूमत को राबता है। अब 2-3 दिन में इसको हरी झंडी मिलने वाली है जिससे काफी बेहतर बिजली में यहाँ पे राहत मिलेगी। सलीम, ये भी बताइएगा इस वक्त जब डिपार्टमेंट पर काफी ज्यादा बर्डन है, सप्लाई को यकीनी भी बनाना है, ये चीज भी डिपार्टमेंट को इंश्योर करनी है, तो चीजें मैनेज कैसे हो रही हैं जब डिमांड और सप्लाई के बीच भी काफी ज्यादा गैप है जिसको शायद इस वक्त शायद उसको फिल कर पाना बहुत मुश्किल है और बहुत बड़ा चैलेंज भी डिपार्टमेंट के सामने। बिल्कुल आसिफ, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आपको 3 पावर हाउस है, सुंबल पावर हाउस, गांधरबल पावर हाउस, कंगन पावर हाउस। लेकिन कल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गांधरबल जो डिस्ट्रिक्ट का है केपीडीसीएल का, उसका यही कहना था कि एक हफ्ते में 18 ट्रांसफार्मर डैमेज हुए जो ओवरलोडिंग से हुए हैं। इसमें लोगों को भी विंटर में केपीडीसीएल डिपार्टमेंट है उनके साथ पूरी तरह से मुभावत करनी चाहिए कि पावर को आप उसी तरह यूज करो जितना आपको जरूरत है। जब आप घर में पावर आप बॉयलर भी चलाओगे, हीटर भी चलाओगे, बाकी सारे वो भी इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स है वो भी चलाओगे, तो कहीं ना कहीं वो केपीडीसीएल के लिए बड़ी परेशानी है। इसी के साथ साथ मैंने कल ही बात की थी, जो इनके एमडी साहब है उनका यही कहना है अगर लोग हमारे साथ देंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सी राहत मिलेगी। अपनी तरफ से तो डिपार्टमेंट करता है लेकिन लोगों को भी सामने आने की जरूरत है। ताउन की अपील मुसलसल केपीडीसीएल और जेपीडीसीएल की जानिब से की जा रही है। सलीम वानी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए और इस प्रोग्राम में तफसीलात फराहम करने के लिए। ये तो एक बात है, बिजली के हवाले से जब बात हो रही है तो इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं, एक और चीज भी बताना आपको जरूरी है कि डिपार्टमेंट
अब आप इसको या तो एक्सक्यूज कहें, लेकिन वक्ती तौर बचने की भी ज़रूरत है और कैसे इकदामात किए जाएं वो भी साथ साथ तफसीलात शेयर की जाती हैं। आज के वक्त में बिजली का जो बहरान है शदीद किस्म का या गहराता चला जा रहा है। इस दौरान जो नुकसान मुख्तलिफ इलाकों के अंदर होता है, ट्रांसफार्मर्स का जलना, तरसीली लाइनें कहीं पर ख़राब होना, मुरम्मती काम डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो हाथ में ख़ासतौर से KPDCL और JPDCL जो हाथ में लेता है, इसमें सिर्फ कश्मीर प्रोविंस के अंदर रोजाना तकरीबन अथॉरिटीज के इस बयान को अगर सही माने तो 50 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स को नुकसान पहुंचता है डेली बेसिस पे। एक बात, इसके अलावा काम पर तकरीबन डेली बेसिस पे 2 से 2.5 लाख का खर्चा आता है। डेली बेसिस पे जो लागत कुल है डिपार्टमेंट जो इस्तेमाल करता है या जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुरम्मती काम हाथ में लिए जाते हैं, उस काम को ठीक करने के लिए सिर्फ नवंबर में अब तक के सरकार के या डिपार्टमेंट के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1000 से ज्यादा डीटीज को या जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं उनको नुकसान पहुंचा है। एक महीने के अंदर 1000 के करीब ट्रांसफार्मर्स, उसको आप मल्टीपल कर लीजिएगा, रोजाना बेसिस पे 2 से 2.5 लाख रुपए और 50 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स को डेली बेसिस पे नुकसान पहुंचना, वो मंथली बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी एक तरफ हम डिपार्टमेंट का कह रहे हैं कि इजाफी बोझ या फिर दिल्ली से मजीद मदद लेने की कोशिश, और दूसरी तरफ अथॉरिटीज जो ऑलरेडी नुकसान उठा रही हैं उससे कैसे बचा जाए। इस वक्त डिपार्टमेंट के मुताबिक 1043 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स जो अलग अलग मकामात पर लगे थे नवंबर के महीने में खराब हुए, लेकिन जो रेस्टोर किए गए, जो साथ साथ लाइनें ठीक भी की गई, 1035 के आसपास इनकी तादाद बनती है अथॉरिटीज के स्टेटमेंट के मुताबिक। और डेली बेसिस पे अखराजात अगर मानकर चलें तो डिपार्टमेंट इस बहरान से निकलने की कोशिशों के बीच दिल्ली से मजीद या मुतलका वजारत से मजीद मदद तलब कर रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इस नुकसान से जो विंटर्स अभी जब आप हार्श विंटर्स में चले जाएंगे, चिल्ला कलान का आगाज होगा, बर्फबारी शदीद किस्म की होगी निचले इलाकों में भी, तो उस वक्त शायद परेशानियां मजीद बढ़ेंगी। और इसलिए बिजली का ये बहरान जिससे बाहर निकलना उतना ही बड़ा चैलेंज है जितना बाकी सेक्टर्स में डिपार्टमेंट या मौजूदा उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट या लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज या एक पहाड़ की मानिंद साबित हो रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, 9 बज रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी अवामी मसाइल पर गुफ्तो शनीद का सिलसिला जारी रहेगा, कुछ और खबरें आप तक पहुंचेंगी। एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। वो जो स्पेशल सेगमेंट हमारा चला है जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से, उस पर डिटेल ज़रा और खंगालेंगे और आदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा बात मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख की भी होगी, क्योंकि लद्दाख को लेकर सियासी हलचल काफ़ी ज़्यादा है। दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर मुज़ाकराती अमल बैक टू बैक चल रहे हैं। आज और कल क्या पेशरफ्त होनी है इस ताल्लुक से आपको डिटेल्स देंगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर काबीना में तौसी होगी या नहीं, इस पर जवाब या मुकम्मल तफसीलात ब्रेक के उस पार हमारे साथ रहिए।
चलिए जनाब, ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं। फटाफट से आगे जरा बात दिल्ली की करते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर शाम 5 बजे सबकी नजरें वजारत दाखिला पर रहेंगी, क्योंकि वजारत दाखिला के अंदर अहम तरीन इजलास होने जा रहा है, जिसमें मंदुबीन को तलब किया गया था और मामला यूनियन टेरिटरी लद्दाख का है। और ये बात काबिल जिक्र है कि लद्दाख की लीडरशिप के साथ आज एक बार फिर मुज़ाकरात का दौर शुरू होने जा रहा है। हाई पावर पैनल जो लद्दाख का है वो आज शाम 5 बजे मुलाकात करने जा रहा है। नॉर्थ ब्लॉक के अंदर इस इजलास को बुलाया गया है। तकरीबन 17 मेंबर है डेलीगेशंस के, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ आज मुलाकात करेंगे, जिनमें वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद रॉय और होम सेक्रेटरी और दीगर अफसरान मौजूद रहेंगे। अब तक कुल मिलाकर 9 राउंड्स मुकम्मल हो गए हैं। 9 बार दिल्ली और लद्दाख की लीडरशिप के बीच मुज़ाकरात हुए और ये 10वां राउंड होगा जो आज शाम 5 बजे होने जा रहा है। लास्ट मीटिंग जो थी वो 4 मार्च को हुई थी। उसके बाद लगातार आपको याद होगा सूरत हाल किस तरीके की बन रही है। लेकिन लद्दाख की आवाम क्या कुछ कह रही है, लद्दाख की जो यूनाइटेड लीडरशिप दिल्ली आई है, उनका मानना है कि लद्दाख के लिए स्टेटहुड का दर्जा, जिसको लेकर पहले बीजेपी ने अपना मौक़िफ़ साफ कर दिया है कि शायद ये मुमकिन ही नहीं है। उसके साथ साथ सेफ गार्ड मांगा गया जिस 6 शेड्यूल के तहत, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 6ठा शेड्यूल है, उसके तहत सेफ गार्ड मांगा गया है। और साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन के कयाम, लोकसभा की 2 निशस्तें और साथ साथ लेह और करगिल के अंदर इजाफी जिलों की मांग भी रखी जा रही है। अब ये पब्लिक सर्विस कमीशन वाला मामला इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि साल 2019 के बाद जो पीएसए के तहत भर्तियां होनी थी लद्दाख के अंदर वो हो नहीं पा रही है, क्योंकि बराह रास्त पीएसए का इतलाक वहाँ लद्दाख के लिए अलहदा तौर पर नहीं है। तो इसलिए ये भी एक बड़ा मसला वहाँ पर बन रहा है। इस बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आला, चीफ एडवाइज़र वहाँ मौजूद रहेंगे। हिल काउंसिल के दोनों चेयरमैन वहाँ पर मौजूद रहेंगे। मेंबर पार्लियामेंट वहाँ पर मौजूद रहेगा। उसके अलावा जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लद्दाख का जो अलायंस है, उनके नुमाइंदे और शुरका भी पिछले 3 दिन से दिल्ली के अंदर है, जहाँ कल भी यूनाइटेड मीटिंग की गई थी, जिसमें चार्टर को सेट किया गया था कि आज जब मीटिंग होनी है तो क्या क्या बातें होनी है, कौन बात करेगा, कैसे बात करनी है, तमाम तर चीज़ें जो है वो तय कर दी गई है। सीधे दिल्ली चलेंगे, ताबिश कमाल हमारे साथ है इस बड़ी खबर पर। ताबिश, लद्दाख की लीडरशिप पिछले 2-3 दिन से लगातार दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं और लगातार उनकी मीटिंग्स मुख्तलिफ लीडर्स के साथ भी हो रही है, आपस में भी वो तालमेल कर रहे हैं। जो चार्टर था पहले ही बनाया गया था जब वो लद्दाख से निकले थे, क्या वही चार्टर सेट डिमांड्स रहेंगी या एजेंडा में कोई तब्दीलियाँ, या क्या सरकार की तरफ से एजेंडा रखा गया कि आज इन 4 मुद्दों पर, इन 2 मुद्दों पर बात हुई, कोई एजेंडा सर्कुलेट किया गया? आपके पास कोई इत्तला इस बारे में? बिल्कुल, देखिए मैं आपको गौहर साहब बता दूं, पिछले 2 दिन से ये एलडीए और केडीए के तमाम जो मेंबर्स हैं वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। और आज जो जराये के हवाले से हमारे पास खबर आई है, आज सुबह 11 बजे एमओएस होम मिनिस्टर या जो गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय के साथ 11 बजे करीब ये लोग आज मीटिंग कर सकते हैं। इसमें कुछ तब्दीली जरूर हुई है। समय की जो टाइम है वो 11 बजे का इस वक्त फिलहाल बताया जा रहा है, हालांकि पहले शाम 5 बजे का बताया जा रहा था। लेकिन अब जो हमारे पास जराये के हवाले से खबर आई है वो अभी थोड़ी देर में ये मीटिंग होनी है। हालांकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तो ऐसे में ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कितना समय रहेगा और कितनी देर तक ये मीटिंग चलेगी। दूसरी तरफ से जो गृह मंत्रालय में यानी होम मिनिस्ट्री में जो हमारे सोर्सेज हैं, उनके मुताबिक हमें पता चला है कि आज जो मीटिंग है वो बहुत अहम है और इस मीटिंग के दौरान कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं, जिसमें 3 बातें बहुत अहम मानी जा रही हैं। पहली बात तो ये है कि लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन की जिसकी डिमांड की जा रही है, उस पर सरकार अपना जो रुख है वो साफ कर सकती है आज। दूसरा, जो बेरोजगारी की बात लगातार वहां पर उठ रही है या 6 शेड्यूल की बात उठ रही है, 371 की बात उठ रही है, उनको लेकर के आज बातचीत यहाँ पर कुछ रास्ते निकल सकते हैं। लेकिन 2 जो अहम मसले हैं, पहला बात तो ये है कि असेंबली पूरी तरह से उसे स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए। जी, इसमें जो है वो है लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को लेकर के, यानी कि जो मेंबर्स दिल्ली पहुंचे उनका कहना ये है कि लेह की सीट अलग होनी चाहिए और कारगिल की सीट अलग होनी चाहिए।
इस पर अभी पेच फंसा हुआ है। एक उनकी डिमांड और है कि राज्यसभा की भी एक सीट होनी चाहिए, क्योंकि राज्यसभा में हमारा एक नुमाइंदा जरूर होना चाहिए, यानी कि 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख से आने चाहिए, 2 लोकसभा के लिए और 1 राज्यसभा के लिए। साथ ही असेंबली होनी चाहिए वहां पर। 370 हटने के बाद से, चूंकि जम्मू कश्मीर की तरफ से जो लगातार कहा गया है कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का दर्जा बरकरार कर देना चाहिए, उसको बहाल करना चाहिए, उससे अलग हट करके अब लद्दाख के लोगों की डिमांड ये है कि अब हमें स्टेटहुड मिलना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग अपने लिए मांग रहे हैं, ना कि लद्दाख के लिए मांग रहे हैं। ऐसे में लद्दाख को 370 हटने के बाद से 371 के तहत राज्य का पूर्ण दर्जा मिलना चाहिए। साथ ही उनकी और भी कई डिमांड्स हैं, जिनको लेकर के आज वो होम मिनिस्ट्री पहुंच रहे हैं। ये पूरा डेलीगेशन है जिसमें 2 सरकार के नुमाइंदे, 8 एलडीए के, 8 2-3 चीजें बड़ी क्लियर है। एक, जहां तक सीट्स की डिमांड है कि लोकसभा के लिए 2 सीटें होंगी, राज्यसभा के लिए, ये तो तभी होगा जब डिलिमिटेशन होंगी, परिसीमन का पूरे देश में होगा, तभी होगा, तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है। 371 पर कल से ज़बरदस्त चर्चा चल रही है कि मरकज़ शायद 371 को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें पेशकश कर सकती है। क्या इस ज़िमन में कोई बात आपको वजारत दाखिला से बात पता लगी है कि 371 के कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ऑफर आज की जा सकती हैं? बिल्कुल, देखिए गौहर साहब, चूंकि ये लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि 6 शेड्यूल हमें मिलना चाहिए, इनकी फर्स्ट जो डिमांड है वो 6 शेड्यूल की है। लेकिन ऐसे में अगर वजीर दाखिला की तरफ से 371 की कुछ चीजें, जिसमें कुछ जो जराये के हवाले से खबर आई है, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हो सकता है कि आज रखी जाए। हालांकि चूंकि बहुत क्लियर चीजें समझ में नहीं आ पा रही हैं, सरकार कुछ अपना रुख साफ नहीं कर रही है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो होम मिनिस्ट्री में है, वो आज जब मीटिंग में बैठेंगे, हमें उम्मीद ये है कि हम 12 या 1 बजे तक ये थोड़ा सा अपडेट ले पाएंगे। बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल दिल्ली से ज्वाइन करने के लिए। 5 बजे का शेड्यूल था, वो रिशेड्यूल कर दिया गया। लगभग 11 सवा 11 बजे के आसपास ही दिल्ली के अंदर वजारत दाखिला के अंदर अहम तरीन इजलास होगा। देखना होगा कि लद्दाख की लीडरशिप जब वहाँ पहुँचेगी, बाहर आएगी, तो बॉडी लैंग्वेज उनका किस तरीके का होगा, क्योंकि बीच में काफ़ी वक्त हो चुका है जब लास्ट मीटिंग ऑफिशियल हुई थी। आज दोबारा वो दिल्ली के अंदर है। 371 एक की बात हो रही है, 371 की बात हो रही है, 6 शेड्यूल की मांग हो रही है। इस बीच मरकज़ क्या कुछ दे पाएगा, लद्दाख की लीडरशिप क्या कुछ ले पाएगी, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है, और इस सवाल का जवाब लगभग आज बाद दोपहर तक सामने आ सकता है। फटाफट से जरा जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से आपको रूबरू करवाते हैं और बात जरा काबीना की भी करते हैं, जहाँ पिछले कई दिनों से काबीना में तौसी की खबरें सामने आ रही थी, और ये खबर सामने आ रही थी कि कांग्रेस को शायद काबीना में जगह मिल सकती है, और मुज़ाकरात जो है वो लगातार चल रहे हैं। इस बीच रियासती कांग्रेस कमेटी के सदर ताक़रीर हमीद कर्रा ने बयान देते हुए साफ कर दिया कि तौसी का मामला फिलहाल कहीं नजर नहीं आ रहा और मुज़ाकरात कहीं पर भी नहीं चल रहे। अगर मुज़ाकरात नहीं है तो इसका मतलब साफ है। एक और चीज़ जो उन्होंने अपने बयान में कही कि हम काबीना में नहीं हैं मगर हुकूमत की हिमायती है, यानी हुकूमत को वो सपोर्ट कर रहे हैं, जो पहले से अनाउंसमेंट हुई थी। जब आपको याद होगा कि 16 तारीख के बाद से 1.5 माह कबल जो पेशरफ जम्मू कश्मीर के अंदर पॉपुलर गवर्नमेंट बनाने को लेकर हुई थी, लेकिन मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में ये जो बार बार कहा जा रहा था कि पहली नहीं तो दूसरी बैठक जब होगी तो कांग्रेस को भी उसमें जगह मिल सकती है, इस पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है और एक तरह से क्लैरिटी भी है कांग्रेस की जानिब से। खासतौर से तारिक हमीद कर्रा के इस बयान के मुताबिक किसी भी तरीके से रियासती सतह पर या यूटी लेवल पर कोई मुज़ाकराती अमल इस हवाले से नहीं है। कांग्रेस जो आज के वक्त में कैबिनेट का पार्ट नहीं है, गवर्नमेंट को सपोर्ट डायरेक्टली कर रही है, लेकिन स्टेट लेवल पर बातचीत चल रही है। इन तमाम बातों को उनकी जानिब से खारिज कर दिया गया, क्योंकि मुतअद्दिद रिपोर्ट्स आई थी कि मुज़ाकराती अमल चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अगली मीटिंग होगी तो शायद उसमें तारिक हमीद कर्रा और बाकी लोगों का नाम, जिसमें गुलाम अहमद मीर का नाम भी रखा गया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कांग्रेस ने चीज़ें क्लियर कर दी। कहा कि कोई इस तरह की बातचीत यूटी लेवल पर नहीं चल रही है और ना ही दिल्ली के अंदर कोई मुज़ाकराती अमल यानी जो कांग्रेस की आला कमान है उस हवाले से भी नहीं हुआ है। इस बीच ये भी कहा गया है कि जो डेलिब्रेशंस चल रही हैं कि आइंदा दिनों में एक और अहम तरीन इजलास होगा। पिछला इजलास जिसमें रोजगार के हवाले से, नौकरियों के या भर्तियों के हवाले से बातचीत हुई थी, अगला इजलास जल्द मुतवक्के है और अहम तरीन फैसले भी उसमें मुतवक्के हैं। नए साल की गिफ्ट के तौर पर हो सकता है कि उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट अगला इजलास जो 2 हफ्ते के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर होने जा रहा है, उसमें जम्मू कश्मीर में आइंदा बरस यानी 2025 के इब्तिदा से ही जो कुछ बड़े फैसले जिस पर काफ़ी ज़्यादा और करीबी नज़र जम्मू कश्मीर की आवाम ने या मुबस्सरीन ने या तमाम लोगों ने जो जम्मू कश्मीर के हालात व वाक़यात को बहुत करीब से देखते हैं, गहराई समझते हैं, वो लोग मानते हैं कि हुकूमत इस ताल्लुक से कोई बड़ा फैसला आइंदा दिनों में ले सकते हैं। लेकिन राशन के हवाले से, बिजली है, बाकी सारी चीज़ें
जो इंतखाबी मंशूर में भी उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने क्लैरिटी की है अपने थॉट्स को लेकर, मगर कांग्रेस काबीना में होगी या नहीं, इसको लेकर फिलहाल किसी तरह की कोई बातचीत या कोई डेलिब्रेशंस हो रही हैं कांग्रेस की जानिब से, इस ताल्लुक से कोई भी बात नहीं की गई है, इनकार कर दिया गया है, मुज़ाकराती अमल कोई नहीं चल रहा है। ये तो एक बात जरा हज 2025 के हवाले से भी कर लेते हैं। तैयारियां जम्मू कश्मीर या पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त चल रही हैं और इन तैयारियों के बीच जम्मू कश्मीर के लिए राहत की खबर तो ये जरूर है कि इजाफी कोटे की जो बात हो रही थी उसमें थोड़ी सी राहत है, लेकिन हम पहले ही इस प्रोग्राम के जरिए आपको बता चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में इस बार आज़मीन की तादाद बहुत कम है। इसके पीछे बहुत सारी वजूहातें एक एक करके वो डिस्कस हमने की हैं, लेकिन जहां तक बात 2025 की हज तैयारियों की है तो इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर 13 प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं जिनके लिए सीटें मुख्तस की गई, जिन्होंने सीटें मुख्तस की, और कुल मिलाकर आज के वक्त में भारत सरकार ने 700 नशिस्तें अलॉट की हैं और यूटी लेवल पर जो कैटेगरी होती है 1, 2, 3, जम्मू कश्मीर कैटेगरी 1 में आई है, एक जुमरे में आया है जहां पर उसको इजाफी सीटें इस बार मिलने के पहले से इम्कान थे, मिली तो जरूर है, लेकिन इशफाक भाई से तशवीश ये है कि आज़मीन की तादाद बहुत कम, जो इसी प्रोग्राम में हम डिस्कस कर सकते हैं। सरकारी तौर पर हज पर जाने वाले लोगों ने विड्रॉ किया, बहुत सारे लोग नहीं गए, लेकिन इस बीच कल वजारत माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि जम्मू कश्मीर को तकरीबन 700 सीटें अलॉट कर दी गई है प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को जो हज पर ले सकते हैं, और 13 ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिन्हें अप्रूव किया गया है कि वो अब की बार जिन्हें सीट से अलॉट की गई है ताकि वो हज पर लोगों को भेज सके। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को अब की बार सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट जो है वो मिली हुई है। 8 कंपनियां इस बार जो है वो 2 कैटेगरी नंबर 2 में है, 1 कंपनी ही फॉल हो गई है कैटेगरी नंबर 1 में, और 4 कंपनियां ऐसी है जो नए एप्लीकेंट्स थे जिन्हें कोटा जो है वो फराम किया गया। तो अब की बार 700 इजाफी निशस्तें जो है वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को दी गई है, और माना जा रहा है कि पिछले 10 साल के दौरान सबसे बड़ा ये कोटा जो है वो टूर ऑपरेटर्स को दिया गया है हज 2025 के हवाले से। एक तरफ से जब सरकारी तौर पर आप हज की बात करें, जो आसिफ थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि हज की दरख्वास्तें बहुत ज़्यादा मौसूल हुई, फिर जब रेट सामने आए तो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता करके विड्रॉ कर लिया, जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट का मौका आया तो तब बहुत सारे लोग चले गए, और रूटीन के हिसाब से जो सेट टर्न होता था उससे भी कम लोग इस बार हज पर सरकारी तौर जम्मू कश्मीर से जा रहे हैं, जो सबसे बड़ी गवाही ये दे रहा है कि माशियती मामला यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो जम्मू कश्मीर की है वो वैसी नहीं है जिस तरीके से माजी में हम देखा करते थे, इसलिए वो कम हुआ है। लेकिन अब की बार मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 700 निशस्तें जो है सीटें जो है वो दे दी गई है टूर ऑपरेटर्स को जम्मू कश्मीर के, और बाज़ाब्ता तौर पर कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3 के तहत ये सीटें जो है वो अलॉट कर दी गई है। डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं वो कौन से टूर ऑपरेटर्स हैं, 13 ऑपरेटर्स हैं जिन्हें अप्रूव किया गया है। तमाम डिटेल्स हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस वक्त चस्पा हो गई है। फटाफट से बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात एक और अहम बड़े मौजू की करते हैं और बात करते हैं वक्फ बोर्ड की। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को थोड़ी सी राहत मिली है क्योंकि बहुत सारे मामलात अदालत के अंदर ज़ेर समाअत थे, और अदालत ने कल तमाम मामलात की समाअत करते हुए साफ कर दिया कि वक्फ बोर्ड के मामलात की समाअत जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर नहीं हो सकता है। तरमीम जो हो चुकी है रियासत की, उसके बाद जो जम्मू कश्मीर वक्फ तरमीमी एक्ट नाफिज कर दिया गया है, उसके हिसाब से वक्फ बोर्ड की तमाम प्रॉपर्टियों का केस जो है वो अदालत के अंदर नहीं आ सकता है। वक्फ डिस्प्यूट्स जो है वो जनाब होंगे जो वक्फ काउंसिल की तरफ से ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, अथॉरिटी बनाई जाएगी, वही वहां पर देखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के मुआरदे वजूद में आने के बाद वक्फ बोर्ड के से मुंसलिक जो मामलात हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो नाफिज जम्मू कश्मीर के जो है वो कोर्ट के अंदर नहीं आ सकते हैं। ये बड़ी खबर आई है। जस्टिस एम ए चौधरी साहब ने कल उन तमाम दरख्वास्तों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि वक्फ बोर्ड के वो टेनेंट है, किराएदार है, वक्फ बोर्ड ने उन्हें खाली कराने के लिए दरख्वास्तें नोटिस जारी किया जो चाहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टियां उन्हें वापस दी जाए, और ये मामला अदालत के अंदर था। बहरहाल वक्फ बोर्ड को कल उस वक्त राहत मिली जब हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले की समाअत वक्फ ट्रिब्यूनल करेगा, और वक्फ ट्रिब्यूनल अभी तक नहीं बना है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इस बीच वक्फ बोर्ड ने कल अदालत के सामने ये बात भी सामने रखी कि जरूर नोटिस जारी कर दी गई है, लेकिन उन नोटिसों का जवाब न तो फिजिकली आया और ना ही उनकी प्रेजेंस के जरिए से आया था।
था और ना ही उन्होंने क्लेम किया कि वो इन प्रॉपर्टियों को दोबारा लेना चाहते हैं जो सरीहन कानून की खिलाफ वर्जी है। तो अब देखना होगा कि वक्त ट्रिब्यूनल बनेगा, उसमें कौन लोग होंगे और तब तक ये केस जो है फिलहाल इसी तरीके से रहेगा। रेंट रिविजन कमेटी जो कंस्टिट्यूट की गई थी वक्फ की तरफ से, उन्होंने ये सिलसिला सामने रखा था, मामला अदालत तक चला गया था, लेकिन वक्फ को कल अदालत से राहत मिली है। इस तरीके की इतलात और खबर जो है वो सामने आ रही है। चलिए जनाब एक छोटा सा ब्रेक होगा जी। यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो फटाफट से आपको बताएंगे कि 9 मुंतखिबा मेंबरान असेंबली को कानून सिखाया जाएगा और वैसी हालात ना हो जो श्रीनगर के अंदर हमने देखी। ऐवान 4 दिन का था और हंगामा चारों के 4 दिन रहे क्योंकि नए एमएलएज थे। इस ज़िमन में क्या कुछ किया जा रहा है उस पर बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कुछ और खबरें हैं श्रीनगर के अंदर सयाहत के हवाले से कि उबर सर्विसेज श्रीनगर के अंदर शुरू नहीं हुई है, लेकिन अब पानी के अंदर उबर सर्विसेज चलेंगी। और एड्स की सूरत हाल क्या कुछ है वादी कश्मीर के अंदर, उससे भी आपको रूबरू करेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार बैक टू बैक खबरें भी होंगे और कोशिश करेंगे मेहमान के पास भी 9:35 पर चले। आज का मेहमान सबसे हटकर है क्योंकि वो मेहमान है जिसको इस मसले की बारीक बीनियां पता है। छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका आखिरी पड़ाव में हम दाखिल हुए हैं। थोड़ी देर में एक खास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, यानी प्रोग्राम का एक स्पेशल सेगमेंट या एक खास हिस्से के तौर पर एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते, मगर उससे पहले चंद एक ख़बरें या अहम तरीन मालूमात अब तक इस प्रोग्राम में पहुंचेंगी और कोशिश रहेगी अगर वक्त बचा तो आप लोगों की कॉल्स भी इस प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी। बात जम्मू कश्मीर असेंबली के हवाले से और उसके बाद एक बड़े प्रोजेक्ट के ताल्लुक से बात करेंगे जिस पर नाराज़गी भी है, हुकूमत अपनी जगह तैयारियाँ कर चुकी हैं, उस पर थोड़ी देर में बात। मगर जम्मू कश्मीर असेंबली के 9 मुंतखब अरकान या जो MLAs आपके मुख्तलिफ इलाकों के अंदर है, 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर जिनको नुमाइंदगी का मौका मिला है, उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर तरबियती प्रोग्राम का एक
सिलसिला जो है वो जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर शुरू होगा और यूनियन टेरिटरी के अंदर तमाम MLAs जिनकी तादाद 51 है, जो नए MLAs हैं, इनको अलग अलग इलाकों के अंदर, आप सबको याद होगा पहला सेशन जब 4 से 8 नवंबर तक हुआ था, उस दरमियान काफ़ी ज़्यादा सवालात पूछे गए थे स्पीकर की तरफ से और उस वक्त एक फ़ैसला हुआ था कि एक वर्कशॉप का एहतमाम किया जाएगा, तमाम जो नौमुंतखब अरकान हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। अब ये जो तमाम MLAs हैं 51 के करीब, जो पहली मरतबा जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर नुमाइंदगी का जिनको मौका मिला है, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कवायद व ज़वाबित हाउस के होते हैं, उससे इनको आगाह किया जाएगा। इस वक्त आप देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 40 से ज़्यादा अरकान हैं, आज़ाद और बाकी तमाम जिनने हिमायत का ऐलान हुकूमत के लिए किया था, लेटर ऑफ सपोर्ट दिया था, उनको मिलाकर आप देखेंगे तो 50 के करीब ये तादाद बन जाती है। भारतीय जनता पार्टी के 28 MLAs इस वक्त, इसके अलावा PDP के 3 और बाकी सारे लोग मिलाकर ये 90 के आसपास बन जाते हैं और बाकी जो नॉमिनेटेड 5 लोग भी आएंगे तो ये 56 के आसपास हो जाएगी अगर वो भी नए फेसेस हुए इस बार। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहला सेशन 5 दिनों का 4 से 8 नवंबर तक श्रीनगर के अंदर हुआ था। अगला सेशन जो मिड जन में होगा, जिसमें आप देखेंगे बजट सेशन से कुछ दिन पहले एक बड़ी तैयारी की गई है कि तमाम जो असेंबली के मेंबर्स हैं, असेंबली अरकान हैं, अलग अलग इलाकों की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, 51 ऐसे लोग हैं जो पहली मरतबा या फर्स्ट टाइम MLAs बनकर आए, इनको रूल्स, रेगुलेशंस, कवायद व ज़वाबित या जो तरीक़ाकार होता है उससे ब्रीफ करने के हवाले से एक ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ होगा। और जब आप देखेंगे सेकंड सेशन होगा जम्मू कश्मीर असेंबली का, उससे कुछ दिन पहले होगा। पहला 5 दिन का जो इजलास हुआ था, ज़बरदस्त हंगामा और आप कह सकते हैं कि 2 से 2.5 दिन तक ही कार्रवाई हो सकी थी। वज़ीर आला की जानिब से खिताब भी एंड में किया गया था, सारी चीज़ें हुई थी उसमें। मगर ये जो अगला सेशन होगा ये थोड़ा बड़ा होगा, 2 हफ्ते तक जा सकता है और बजट के ताल्लुक से भी डिस्कशन होगी। हुकूमत का पहला बजट होगा एक तवील मुद्दत के बाद और यूनियन टेरिटरी का अपना पहला बजट। उससे पहले किसी भी तरीके से हंगामा तो होना तय है, इस बार भी लग रहा है वैसा। जो रेजोल्यूशन के मामले पर श्रीनगर के अंदर असेंबली लेजिस्लेचर असेंबली के अंदर हुआ था, इस बार वैसे दोबारा से होने के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन तमाम MLAs मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो नुमाइंदगी करने का जिनको मौका दिया गया है, जिम्मेदारियां अवाम ने सौंपी हैं, उन लोगों को भी कवायद व ज़वाबित पता हो। स्पीकर का, बाकी तमाम जिम्मेदारान का ये मानना है कि उनके लिए तरबीती प्रोग्राम ज़रूरी है और सेशन से कुछ दिन पहले एक ख़ास प्रोग्राम जम्मू के अंदर जब ये सेशन शुरू होगा तो उससे पहले चलने वाला है। अब आगे बढ़ेंगे बात उस अहम तरीन मनसूबे की जो एक तवील मुद्दत से जिसका इंतज़ार था और मुख्तलिफ इलाकों की आबादी को जोड़ने का भी एक मनसूबा है। लेकिन मनसूबे से पहले कुछ सवालात भी मनसूबाबंदी पर उठना शुरू हुए हैं। वो रेलवे प्रोजेक्ट जो मुख्तलिफ इलाकों की आवाम को साउथ कश्मीर के अंदर जोड़ेगा, ख़ास तौर से जो प्रपोज्ड अनंतनाग बिजबिहाड़ा पहलगाम रेलवे प्रोजेक्ट है, रेलवे लाइन बननी है। और कुल मिलाकर इसके लिए जब सर्वे हुआ तो पता चला कि 2340 कनाल ज़मीन इसके लिए इस्तेमाल होगी, जो अराजी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हासिल की जाएगी। और इस रेलवे लाइन को बिछाने के लिए मुतद्दिद मकामात पर जो लोग मुतासिर होंगे उनमें सबसे ज़्यादा काश्तकार हैं। आज के वक्त में 2 से 3 ऐसी बस्तियां हैं जो मुशाहिदा करने पर पता चला कि जो मुतासिर होंगी, और कुछ एक बस्तियां ऐसी हैं जो जुज़वी तौर मुतासिर होंगी, कुछ मुकम्मल तौर पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन खदशात को दूर करने के लिए हुकूमती सतह पर क्या इकदाम होंगे जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर किसानों की जानिब से इस प्रोजेक्ट के सर्वे के साथ साथ जाहिर किए गए या जिनकी तरफ से इजहार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट जिसकी डेडलाइन हम सबके सामने है, यूनियन टेरिटरी के अंदर ये एक बड़ा मंसूबा होगा सर्दर्न बेल्ट को जोड़ने का। कल ही आपको प्रोग्राम में बताया था कि एक बड़ा हाईवे जिसको राजौरी से शोपियां और साउथ कश्मीर के बड़े एरियाज को जोड़ने की कोशिश है, लेकिन साथ साथ उसी एरिया के अंदर प्रॉपर तरीके से हाईवे के साथ साथ रेलवे ट्रैक्स भी बिछाए जाएं, इसके लिए एक बड़ा मंसूबा है। सर्वे मुकम्मल हुआ है, लेकिन पिछले साल आपको याद होगा कि मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने लोकसभा में एक जवाब दिया था और कहा था कि बानिहाल बारामुल्ला जो रेलवे लाइन है 135 किलोमीटर का एक नया ट्रैक बिछाया जाएगा। बारामुल्ला उड़ी तकरीबन 50 किलोमीटर, सोपोर कुपवाड़ा तकरीबन 33.7 किलोमीटर, अवंतीपुरा शोपियां 27.6 किलोमीटर और अनंतनाग बिजबिहाड़ा पहलगाम 77.5 किलोमीटर। लेकिन ये जो 77.5 किलोमीटर है, हंगामा इस पर है। 686 एकड़ सेब उगाने वाली अहम तरीन जो अराजी है या ज़मीन आप कह सकते हैं, वो इस प्रोजेक्ट के लिए हासिल की जाने वाली है। लेकिन यही इस बड़े मंसूबे के बनने से पहले ही सर्वे जब कंप्लीट हुआ
तो सवालात उठना शुरू हुए। फिदा हुसैन हमारे साथ हैं। फिदा, कुछ लोगों की तरफ से खदशात का इजहार किया गया, खासतौर से वो जो किसान तबका है, काश्तकार हैं, जिनको पहले से कई तरह के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे इजहार किया जा रहा था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब इस प्रोजेक्ट पर अमली तौर काम होना शुरू हुआ तो आज से मजीद नाराजगी का इजहार किया जाने लगा है। परेशानियां क्या सर्वे से पहले थी, बाद में जो परेशानियां आई या आ सकती हैं, दूर करने के लिए कोशिशें की गई, और क्या ये सर्वे 77.6 किलोमीटर के आसपास मुकम्मल हो चुका है, जिसके बाद कुछ एक इलाकों में काश्तकार परेशान नजर आ रहे हैं, तीनों एरियाज में जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात उनकी तरफ से जाहिर किए गए? देखिए आसिफ, रेलवे की तरफ से जो भी उनका अमला है, जो भी उनके टेक्निक्स जो उनके निशानदी देते हैं वहाँ पे, वो यहाँ पर आए हैं। वो पिछले साल यहाँ पर आए हैं और उन्होंने कई सारे जगहों पे जो निशानदी है वो की है कि कहाँ से इस रेलवे ट्रैक को जो है वो निकाला जाएगा। जैसे आपने खुद भी कहा कि 77.5 किलोमीटर की ये जो लाइन है वो बिछाई जाएगी, लेकिन उससे पहले ही पिछले साल भी कई सारे जो आवाज़ें हैं वो उठनी शुरू हुई थी और उन्होंने ये कहा कि हम रेलवे के वजीर से गुजारिश करते हैं कि यहाँ से वो रेलवे लाइन ना बिछाई जाए, क्योंकि इससे एक तो रिहायशी घर तो वहाँ से मुतासिर होते ही है, और साथ में जो धान की फसल और जहाँ पे हम सेब उगाते हैं वो बागात भी ख़त्म हो जाते हैं। और उनका यही कहना है कि हमारी जो रोजी रोटी है वो इस पर है, और अगर इस पर असर पड़ता है तो वो साफ तौर पे हमारे इलाके पे असर पड़ेगा। दिरहमा एक ऐसा इलाका है जहाँ पर कुछ दिन पहले भी वहाँ के मकामी लोगों ने ये आवाज़ उठाई है, और जो मकामी एमएलए है उनके साथ उन्होंने ये मामला उठाया और उन्होंने कहा कि जो लोकसभा का सत्र जो इस वक्त पार्लियामेंट का सेशन जारी है, और जो कश्मीर से रिप्रेजेंट करते हैं मेंबर पार्लियामेंट, चाहे वो मियां अल्ताफ हो या अगर राहुल्ला हो, वो ज़रूर वहाँ पर इस आवाज़ को उठाएंगे और हम चाहेंगे कि आपको यहाँ कोई नुकसान ना हो। अगर लाइन बिछानी है तो हम दूसरी जगह वहाँ से लाइन को बिछाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मकामी लोगों में एक डर है, मकामी लोगों के चेहरे पे साफ एक नाराज़गी नज़र आ रही है कि अगर हमारी लाइन जो जिस तरह से वहाँ पे जो निशानदी पहले ही की गई है, अगर वैसा ही हुआ तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इरफान, बहुत शुक्रिया जी फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कर रहे थे फिदा हुसैन कि प्रपोज्ड रेल लिंक है, रेल लाइन है, पहलगाम तक जाना है, सेब के बागात जा रहे हैं, ज़मीन जा रही है, उसको लेकर अवाम का एहतजाज और अपनी बात अपनी जगह। अब याद रखिएगा, एक तरफ से रेल लाइन आ रही है, दूसरी तरफ से एक नई हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, जहां पर आप साउथ कश्मीर पुलवामा से शुरू करेंगे, पांपोर आएंगे, बडगाम जाएंगे, नारबल से ऊपर तक जाएंगे, हज़ारों कनाल ज़मीन वहां पर भी ली जा रही है, और वो सारी वो ज़मीन है जिस पर खेती होती है, जिस पर आपका सैफरान काश्त होता है। और यहाँ पर भी मकामी आबादी सरापा एहतजाज है कि जनाब ये जो प्रपोज्ड हाउसिंग कॉलोनियाँ बनानी है ये किनके लिए है, कौन ले रहा है, कैसे दे रहा है, क्या कुछ हो रहा है। और डिमार्केशन कर दी गई कि जनाब तकरीबन 500 मीटर लेफ्ट, 500 मीटर राइट, कोई भी जी कोई चीज़ नहीं बना सकता है क्योंकि ये सरकार ने सारी ज़मीन लेनी है। तो ये जो नए नए मनसूबों की अब आहट वादी कश्मीर के अंदर सुनाई दे रही है। एक तरफ से तरक्याती मनसूबे ये हैं, लेकिन दूसरी तरफ से मकामी मेंबर असम्बलियों को इस बारे में कोई इत्तला नहीं है। सूबाई इंतजामिया के चंद अफसरों को ज़रूर इन मनसूबों के बारे में पता है, लेकिन वो टाइट लिप्ड है, जिसकी वजह से मजीद पेचीदगियाँ और मजीद बेचैनी जो है वो नॉर्थ कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर और साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखने को मिल रही है। ये जो प्रोजेक्ट है इशफाक, 686 एकड़ जमीन सिर्फ वो बताई जा रही है जहां पर सेब उगाया जाता है। और मकामी लोगों से जब हमने बात की, अपनी जगह पता किया, तो पता चला कि मुतबादिल रास्ते भी हैं, लेकिन कुछ एरियाज जिनको जानबूझकर डाला गया है, ये जो आप पॉइंट कह रहे हैं कि मकामी जो अवामी नुमाइंदे उनको पता नहीं, इसी चीज़ पर असल जो हंगामा शुरू हुआ है। मसला तो ये श्रीनगर में जो ये प्रपोज नई कॉलोनियाँ बन रही हैं उनमें भी एमएलएज को बिल्कुल नहीं पता है। दे हैव टेकन अप द मैटर। लेट अस होप सो कि उमर अब्दुल्ला उमरा से वापस आएंगे, आ चुके हैं, वो ज़रा इस मामले को देखें और इस नवियत को ज़रा समझे कि आखिर मामला है क्या। होगा जी, यहाँ पर वक्फा होगा, वक्फे के उस पार आएंगे तो मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। एजाज अहमद मीर साहब होंगे जो सालिस हैं
एक अहम जिसे आप प्लानर भी कहते हैं, वेडिंग प्लानर भी है, लेकिन सालिस के तौर पर आप इसको देखेंगे। इनसे हम ज़रा गुफ्तगू करेंगे, उनके पास सीधे चलेंगे, पुलवामा से इनका ताल्लुक है। फिर आखिर पर मौसम के मिजाज की भी खबर आपको बताएंगे, और भी कुछ अगर वक्त मिला तो आखिर पर आपकी चंद फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे। छोटा सा ब्रेक के फ़ौरन बाद आते हैं। चलिए जनाब, ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल है आपका। प्रोग्राम आप सलाम जेके देख रहे हैं। आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं और उस मेहमान के पास चलेंगे जो इंतहाई अहम फरीज़ा अंजाम दे रहा है, अच्छा काम कर रहा है। यानी काम वो कर रहा है कि दो ख़ानदानों को मिला रहा है, जिसे आप मैच मेकर भी कहते हैं, वेडिंग प्लानर भी कह रहे हैं, या अंग्रेज़ी उर्दू में इसको सालिस का नाम भी आप दे दीजिए। और ये वो आदमी है जो बारीक बीनी से समझता है कि जम्मू कश्मीर और वसली स्पेशली सूबा कश्मीर के हालात वाक़ात किस तरीके से, जब शादियाँ होती हैं तो क्या चीज़ें देखी जाती है, कितनी बारीक बीनी से देखी जा रही है, और क्या जो हम मुसलसल पिछले कई दिनों से कभी उलमा के पास चले, कभी सिविल सोसाइटी के मेंबरान के पास चले, कभी हम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से गुफ्तगू करते रहे, समझने की कोशिश की कि लोगों का माइंडसेट क्या है, कैसे इससे बाहर आ सके। लेकिन आज जो शख्सियत हमारे सामने है ये महराज एजाज अहमद मीर साहब हैं। इनका काम ही वेडिंग प्लानर्स है या मैच मिक्सर आप मेकर आप देख लीजिए इसको, या सालिस के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। एजाज साहब सठा शुक्रिया असी ज्वाइन करने बापत।
इंतहाई अहम मामलों यम सात वादी कशीर हिंदन हालात वाक़ातन पे वुचान और यम सात पन्ने वादी पे नज़र त्रावान तो हतवाद के सासवाद सानि बेनि यम मज अत दरित निकाह बापत तरसान इथे पे लड़के तह इत पे करें चूँकि तुह अत कारस सत बराह रास्त ताल्लुक और तुह सान माजन बेन हंद तिम नव नव खुराफात या नव नव तिम जहनस अंदर इख्तरा तम तुह बाखबर कोता मुश्किल अजकिस दोहस अंदर यह निकाह छाड़न तो यह निकाह कर कम चीज़ तिम युस कोर मोल गोड़े छाड़ान तो कम चीज़ तिम युस गोबर मोल वुचान कि मे हसा गई चीज़। अस्सलामु अलैकुम। गोडनेथ छुस बह तुहद शुक्रिया अदा करान हज ये तुह बुलोवस बह तो यह तुहज मेहरबानी कि ताकि लुकन तम वात असल कथ कि रिश्तस क्या लगान टाइम बिल्कुल चाहे सह कूड़ या लड़का अत मज काफी तुह वोनव कि बेशक काफी तजुर्बे अत मज तिज मतलब ग्रेंद कह कि कत्या रिश्ते जोड़ तिज अथ योत सत वाबस्त तो तमाम लुकन पे नजर कि तिमन हालातन पे नजर यमो हालातों किन अकिस लड़कस या अकिस कोड़ खानदरस मज लगान टाइम निकाह करनस जी अत मज मुलविस ज्यादा पहम कैंसन जान कोड़ मल पाने कैंसन जान गोबर मल कैंसन जान लड़का कैंसन जान कोड़ यानी पाने मुलविस अत मज वजह यह गोडनिच कथ यथ मज आज सारी खुद बोड़ वजह माने नजरन मज मे फील्डस मज लबन आव तिज बह सत करान इन सारी खुद फजूल मान सह खानदरस पे रकम खर्च कर इस्लामन मुकर्रर कोर्मुत कि स्योद सादगी सन करियो सा तुम पन खानदर मगर सह त्रुव जिठन हुंद मिशन मकलो कर अत खानदरस मज तिम बिदात तिम रसूमात कर खड़ा नई कह चीज कर खड़ा यम किन खानदरस मज रकम वनकन लगान तो बस वुचान कि मे दशवनी गरन पे नजर आसान कि कत्या लछ तो कूतः रकम अत मज अत खानदरस लगान ये बह दशवनी गरन कैलकुलेशन करान तो पे बह त्रावान नजर इन बाकियन कुन कि पत कुन तबकह बस पान तनान ना इम हेकन मौकस पे बचन खानदर कर चाहे सह कूड़ या लड़का वजह ज्यादा पहम फजूल खर्ची तिज गोडनुक फजूल खर्ची अत मज गसान हज तो ब्रो खानदर करान कुन जाए दपान यह कूड़ दीवन हज तो पत तिमन दपान यमो पन गर कह नफर या त्रे करान मुकर्रर तो गसान तिमन तो तिम तम तरीकुक दावत या इज्जत करान यह तिमन पन कह गुजार हिसाब मगर आज सह तरीक अपनावान कह अत कोर गोडनेथी वनकन बाज़ाब्त कोड़ मलिस करान लिस्ट हवाल अजुक गोबर मोल दपान नसा यार दोस ईद रिश्तेदार ईद हमसाय ईद यह बोड़ लिस्ट गसान तैयार इथे पे कोड़ मोल गोबर मोलिस लिस्ट करान तैयार कि यह अत कूतः रकम अकिस पसिस पे कूतः खर्च गसान अत अंदाज लगावान गर वोल कह अगर अमिस यूत बोड़ लिस्ट दिमो कि हसा यमो यार दोस रिश्तेदार ईद हसा यमो वनकन अत दावत पे कि अमिस ताकत कि अगर अमिस पगह बची अगर अमिस बी 4 बची यह हेक तिमन नख वलित क्या अमिस पत रोज अमिस गुजार कि यह हेक बाकियन बचन तह खानदर कर या अमिस हमसाय वुचान अमिस वुचान कत्या आयत यह सा यह कत्या कर अत पे शमूलियत अत कूत खर्ची लगान अत कैलकुलेशन लगा यह हमसाय रिश्तेदार यार दोस्त तिम हेकना यह सा यह मौकस पे अमिस खानदर कर अत वाहिद अलाज बह वन प्रेथ कह बह वन कि तमाम लुकन पज अत पे अगर कुन गरस रिश्ते जोड़ो या इन दपो यह कूड़ दीवन सा करो गोबर मोलिस तम सोरे ज्यादा पहम गोबर मोलिस तम तिक स्टार्ट करान गोबर मोल यह अगर यह गोबर मोल दप पन मेम्बर 7 यमो पन 7 मेम्बर अमिस पे पे लोड कह
यम अत पे अंदि पत वुचान बाकियन हमसाया यार दोस्त रिश्तेदार तम दपान ना पन्नी यमो कोर यथ पे अस करो यथे पे एजाज साहब अख पहलू कि खेन चन अत मज लेकिन यम सात शुरुआत करान अम सात क्या मालिस अमिस माज हंदिस दिमागस मज नचान यम सात तुह सत कत करान कम चीज प्रायोरिटी यछा वुचुन अकिस लड़कस तो अकिस लड़की अंदर वुच गोडनिकुई चीज अकिस कोड़ मालिस दपान अमिस कोड़ करियो सा रिश्ते सह कैंचन तबकन अंद हेथी नकार करान तो तथ मन सह कैंचन या वन मे अमिस गवर्नमेंट एम्प्लॉय गोस मे आसन नत गोस बिजनेस आसन करान फजाई तमे आय गोस बिजनेस आसन करान तो सह तथ मिसाल थी दिवान यम तरीक गोस बिजनेस आसन कर अद हज करो रिश्ते अस करो न मिसाल दसिल छान तथ मन मजूर अत मन सेल्समैन अत मन मुख्तलिफ चीज बिचो रेडस पे पन्ने रोपये दह हल हल कमावान तिम अत मज वन कि अत तबकस सत फलान कम करान यह पेंटर यह छान यह मतलब यह सा यह दसित यह फलान तबकस सत करान यह पन्ने रोपये दह जेनान तिम दपान ना तबकन सह करो रिश्ते साफ इनकार करान कोड़ मोल इन तबकन सह रिश्ते करने खतर तो बल्कि वनान कि अस गोस यम तरीक दियो तुम रिश्ते गवर्नमेंट एम्प्लॉय या बिजनेस वोल तो मगर अस ये नजर त्रावान अस लिस्टस मज आसान मान सा कम बिजनेस मैन यम तो कम गवर्नमेंट एम्प्लॉय यम न सारे हेको दित कह मगर अक्सर वन ना अस गई जो तबका आसान कि तिम बाकियन तबकन मानान कह वजह गसान वरी वरी गसान तो इन कोड़न हेकान यह पन कोड़ मोल वक्तस पे खानदर करित कहें पे दयम चीज अत मज कि बोड़ बार वजह अत मज मान उनकन डिमांड करान यह दपान अस वातन सा यूत मतलब असा गस वातन सानी बची अहम माने खतर तिकाज मे बसान शायद पूरे मुल्कस अंदर ये हालात कि डॉवरी मांगने एलानिया तौर गैर एलानिया तौर और मे बसान शायद अंदर ट्रेंड वारिया कम लेकिन पतमिस अकिस रेतस दौरान यम सात कत कर हर एक वन ना चाहे दर पर्दे सही लेकिन हर कह मंगान चूंकि तुम अत सत वाबस्त तुह पता दुत कम तो होत कम रोट कम तो दुत कम तुह नी सोरे अयान बयान क्या पज पे दहेज डॉवरी अजकिस दोस मज बोड़ नोसूर मेनिस यथ मुआशरस अंदर यथ पिरवर आस्ता वनान ना अत मन यह मसल कि मतलब यम सात अकिस कोड़ मोल कर स्टार्ट करान कोड़ मोल यम सात सह डिमांड कर अकिस गोबर मोलिस मोहरस कि ताकत नबर मे हसा गस यूत मोहर अस दप मे हसा मेनिस बची गस यूत मोहर तो गोबर मोल हेकान सह रकम यह सा यह दिथ या पे सह गोबर मोल तिम डिमांड करान दपान है ना अगर तुम मोहरस करो डिमांड अस करो तुम डिमांड अस दियो तुम फलान फलान चीज अद तिम डिमांड हेकान गसित अगर न कोड़ मोल कश पे मोहरस कर डिमांड मे बसान यह सा गोबर मोल क्या डिमांड करान योड़े कि अस गस फलान फलान चीज ये मे गोडनेथ अर्ज कोर अत मन ज्यादा पहम यह फजूल खर्ची आय अत मन खर्चात तम अत मम ना पजहन करें कहें वन ज्यादा पहम अक्सर सारे यह माइंडस मन चलान कि दाज किस बुनियादस पे हसा सन रिश्ते रकान मगर दाज किस बुनियादस पे कम रिश्ते रकान हालांकि लुकन मज तह लुक उनकन तम लालची तम दपान ना अस अकिस कोड़ मोलिस करो तन अमिस लड़कस खानदर यन मतलब नोम चीज गस और मिलन अगर नोम चीज मिलन तेल करो या कोड़ मोल इथे पे बाज़ाब्त डिमांड कर यूत मोहर गसन अगर यूत मोहर तेल करो अतन यह सा यह निकाह तो यह कम मगर ज्यादा पहम तम पहलू अत मज निकाह रुकावट यह सा यह बनस मज यम कोड़ मोल या गोबर मोल पाने खड़ा करान वजह यह एरिया वनान सारी कोड़ मोल दपान ज्यादा पहम कास्ट यह सा यह बड़ बार प्रॉब्लम ये सानिस समाजस मज दपान फलान कास्ट अस अमे कास्ट रिश्ते गोस और तन यम गोस यो रिश्ते वरी वरी गसान इन अमे लेवल हूं रिश्ते बनान इन कह
मिसाल यम टाइप यम रिश्ते छाड़ान इन पन्निस कास्ट में अमे रिश्ते अच्छा या अख चीज अमे टाइप एजाज रिश्ते साहब बनान तोह निश बहस रिसर्च जानू सह ये कि सैनिस घरस अंदर यम साथ कत चलान निकहच कोर मुतलिक लड़कस मुतलिक अत अंदर हतमी फैसले मर्द सुंद आसान कि घरवाजन हुंद आसान जिट अक्सर वनान ओतर पे कि ना जनान अगर फैसले कर तो हालात हेकन बदलित मर्द कैसा कंप्रोमाइज करने खतर आसान तैयार लेकिन जनान फोक सोन तबकु यम हसा बड़ एडमेंट कि ना यम चीज कर इथे पे कर इथे पे अन युथ तुहस मुशाहिदस अंदर कि बिल्कुल यह दलील कि अस पन पन्ने घरवाजन पन्ने बेन पन्ने माजे समझावन कि हालात क्या बिल्कुल तुहस कत 100% सही वजह मतलब वनकन मान कुन कारस मज रुकावट बने इथे पे रिश्तस में रुकावट बनान यह करान ज्यादा पहम लड़ीज खड़ा क्या गरस मज ज्यादा पहम या दौरस मन चलान आज लड़ीज नहीं होन तिक तिमन ये बच्ची खानदर कर तम बाज़ाब्त पे मर्दन वन तुम करू कत तम पाने कत करान दपान करो पाने इन सत अस ना यह सा यह तुम क्या वन करो यह सा यह फलानिस रिश्ते अस मंजूर अस रिश्ते नमो तरीको गसन तम बाज़ाब्त दिवान मान अस क्या गसन सानी बची क्या गसन मगर तथ मन अहम किरदार करान यम लड़ीज यम बची हालांकि तिहिंद यम वालदेन तम दपान ना परवाह कह यह ठीक रिश्ते तुम दितु यह असल रिश्ते या अस अम ब्रो तह रिश्ते तम असल सान लड़ीज पान यह सा यमो ठुकर तम तो यस मान ज्यादा पहम वन बह यम लड़ीज अत मज ज्यादा पहम यह सा रुकावट बनान तिक मर्दन काफी तजुर्बा आसान अगर मानी हिसाब यम मर्दान तम थवान सह बेहतर क्या मर्दन तम 10 शयन गसान 10 शयर वथान तम यह सा यह नबर नेरान लड़ीज गरन मज अकिस लड़ीज सह तजुर्ब आसान अकिस मर्दस तिकाज अकिस मर्दस सरसी पे नजर अकिस लड़ीज पन्निस गरस पे नजर सह पन्ने 4 दिवारी अंदर तमिस कत नेबरिमन हालातन पे नजर कि नेबर क्या गसन क्या न गसन सह एकदम कर फैसला चीज एजाज साहब तह निश जान चूंकि तुम बेहतर काम करान दोन खानदान नजदीकी करान रिश्ते करनावान अक्सर रिश्ते छनान तनिस वादी अंदर दुरुस्त दुनिया अंदर यह सिलसिल चलान सनिस रियासत अंदर तह सिलसिल अक्सर वजह क्या रिश्ते छन क्योंकि सो खबर तह निश कि रिश्ते छनान वजूहत क्या बुनियादी अजकिस दोहस अंदर वजूहत तो मगर बह कर अहम वजूहत बयान यम ज्यादा पहम टच थवान नंबर 1 गसान अत मन सारी खुद बोड़ गसान यम गोबर मोल महरुक रकम करान अमिस कोड़ पे मुकर्रर मिसाल अमिस करान मिसाल कह रकम कर बह टारगेट अमिस मिसाल रॉपिस 5 लाख करान या 10 लाख करान अमिस गोबर मोलिस गोडनेथी आसान नजर या सा यह बासन ये कूड़ सनिस गरस मज वात अमिस छीन बह यह महर तो अमिस लड़कस तह नजर बह दप अमिस बह त्राव दुकान बह कर फलान कार बह कर फलान बिजनेस दी यह रकम यूर बह दिमे ऐ 1 वरी गसित अत अलाव अगर मतलब अत यूत रकम वातान कन यह चे जायदाद यह सन सोरे कन तो ये नकद रकम ये कर मे हवाल पत यह लड़के या लड़के सन गरिक अमिस बाज़ाब्त यह निवान तो पत ये कूड़ अमिस दपान ऐ थोत 1 वरी टाइम वन गई 2 वरी अस दीतो यह वापस वन जायदाद न्यू मे महर गरिक्यो तह मे अत मे जायदाद दितमुत अत मज मे गरिक्यो तह रकम दितमुत अत मज मे महरुक सह मे पन हक सह रकम तह समा वारिया बोड़ रकम सह दीतो वो वापस तुम वो मिसाल वरी गम या कह टाइम गत गो वारिया सह अमिस हस्बेंडस या अमिस गोबर मलिस वन यह रकम दीतो तुम वापस तो पत गसान वापस उल्ट केस दपान ना अस दिमो फलान दो गसान रेत गसान वरी वरी हेकान यह वापस अमिस दिवान कह वजह गसान अमिस बच्ची अमे वरिय या अमिस लड़के अमिस हस्बेंड अमिस अमिस नफरत गसान दपान ना ब्या वजह ज्यादा पहम मतलब वनकन अगर खानदर करान मतलब अकिस बची
अस गोडनेथै छाड़ान तमिस तिम या सा ये तिम जाय छे छाड़ान ये सान कूड़ एडजस्ट गसित कहें पे सो वुचान ये माहौल क्या मतलब कड़ काम करना तमिस आदत सल यह तथ गरस में लगान यह जमीन यह बागात यह गाव यह बाकी चीज कि तमिस तम रुकावट वजह गसान सह हेकान मान तूत सह लूड़ चलित सह वापस दपान हे मे दियो वास्ते मे त्रो तुह यल या तिम वरी तमिस दपान ना लगक न सानिस गरस में अत करो वन आराम सान एंड अगर न सानिस गरस लायक चे क्या करो गरक्यो सानिस रिश्तस मज मतलब चलो सठा शुक्रिया एजाज साहब ज्वाइन करने बापत तुह थो पन कत ब्रोट के सो किताब वर्क खोलू तुह जान सठा जरूरी है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा मौसम का अपडेट आपको बताते हैं कि रात किस तरीके से गुजरी है और मरकजी महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक दर्जा हरारत में मजीद गिरावट होगी, यानी रात का दर्जा हरारत मनफी चला जाएगा और एंटायर सोबा कश्मीर, सोबा जम्मू के साथ साथ लद्दाख के अंदर भी सूरत हाल इसी तरीके की बनेगी। इस बीच इतलात और खबर यह है कि मगरिबी हवाओं का असर अभी दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन रात किस तरीके से गुजर चुकी है। रात का दर्जा हरारत 1.8 डिग्री मनफी से थोड़ा ऊपर चला गया है जी। काजीगुंड में भी बेहतरी है 0.5 डिग्री, कुपवारा 1.8 डिग्री रात का दर्जा हरारत, पहलगाम में मनफी दर्जा हरारत मनफी 1.8 और गुलमर्ग में भी मनफी 2.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। सोनमर्ग भी मनफी 2.8, कोकरनाग में मनफी 0.2, पुलवामा में मनफी 0.8, बड़गाम में 0.5 और शोपिया में भी मनफी 1.4 डिग्री रिकॉर्ड रात का दर्जा हरारत किया गया है। आज दिन में बादल भी रहेंगे और हल्की सी धूप भी आपको दिखेगी। जम्मू के मुकाबला देखिए, जम्मू में रात दर्जा हरारत 11.0 डिग्री, बानिहाल 2.0, भद्रवा 2.3, कटरा 10.6 और किश्तवाड़ के अंदर 5.8, लेकिन पूरे दिन धूप आ सकती है। सांबा की सूरत हाल 6.6 रात का दर्जा हरारत, पुंछ के अंदर 9.8 और फिर जब आप लद्दाख सूबे की बात करते हैं तो करगिल के अंदर मनफी 5.8 रात का दर्जा हरारत रहा है, लेह के अंदर मनफी 8.1 और न्यूमा के अंदर मनफी 14.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। तो सूरत हाल कुल मिलाकर इस तरीके की बनी हुई है कि आज जम्मू सूबे के अंदर आपको बानिहाल को और भद्रवा को छोड़कर जम्मू, कटरा और किश्तवाड़ स्टेशन के अंदर धूप नजर आएगी और श्रीनगर के अंदर भी बादल भी होंगे, हल्की सी धूप भी होगी और सिचुएशन इस तरीके की रात गुजर चुकी है और आज दिन में थोड़ी सी बेहतरी, धूप हल्की सी आपके सामने होगी। फिलहाल आज प्रोग्राम का वक्त यहीं पर इख्तिताम पजीर। आज फिर से माजरत के जब मुज़ाकरात और बातचीत का सिलसिला चलता है तो बड़े मामलात रहते हैं तो आपकी कॉल रह जाती है। कल थोड़ा इस तरीके का बंदोबस्त करेंगे कि आपकी कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करवा सके। फिलहाल मुझे और आसिफ को देंगे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह प्रोग्राम सलाम जेके में दोबारा हाजिर खिदमत रहेंगे। प्रोग्राम रहेगा सलाम जेके, आप हमारे साथ बने रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।